ठीक है, सो विल वेट फॉर 5 मिनट एंड देन स्टार्ट। आवाज़ आ रहा है सबको? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज पेन पेपर सबके पास है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में हम कुछ वर्ड्स यूज़ करने वाले हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वही डिटेल्स मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगा जिससे कि आप भी वो टर्म्स को यूज़ करना सीख जाएं। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है आपका कैश मार्केट। ओके, सो इफ आई एम सेइंग कैश मार्केट, कैश मार्केट का क्या मतलब होता है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स ट्रेड होते हैं उसको हम कैश मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसको कैश मार्केट इसलिए बोला जाता है कि इसमें आप अगर 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको सामने 1000 रुपीज़ की एसेट मिलती है। अगर आप ओवरनाइट इसको होल्ड कर रहे हैं तो इंटरडे में मार्जिन वगैरह मिल सकता है, बट आप जितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं उतना ही सामने आपको एसेट मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आप कैश मार्केट में डील कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ आई एम सेइंग फॉरेक्स, ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट जो है वो बेसिकली
फॉरेन प्लस एक्सचेंज, इन दोनों टर्म्स को मिलके बनाएं। ठीक है, अगर आप, जब भी हम फॉरेक्स मार्केट का डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिस्कस कर रहे होंगे करेंसी का, और करेंसी होती है किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो जब आप कैश मार्केट में डील करते हो तो आप किसी ना किसी कंपनी के शेयर को बाय या सेल करते हो। इट मीन्स आप उस कंपनी के बढ़ने या घटने पे ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आप किसी कंट्री के बढ़ने या घटने पे ट्रेड लेते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना जिससे कि आपके माइंड में हो रहे। ठीक है, लेवरेज क्या होता है? ठीक है, थर्ड टर्म इज लेवरेज। लेवरेज मीन्स कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कम करना है और आप ज़्यादा बड़े अमाउंट का एसेट बाय कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ लेवरेज। इट मीन्स कि आप अपने 1,000 रुपये लेके आओ और बदले में ब्रोकर आपको दूसरे 9,000 रुपये डाल के देगा। इट मीन्स आप बाय यूजिंग दैट लेवरेज आप 10,000 रुपीज़ का एसेट बाय कर पाओगे। ठीक है, ब्रोकर आपको लेवरेज क्यों देता है? क्योंकि आपको पता है हर ब्रोकर की अर्निंग डिपेंड करती है ब्रोकरेज पे, और ब्रोकरेज डिपेंड करती है कि आपने कितना बड़ा ट्रेड लिया है उसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए सारे ब्रोकर आपको लेवरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपका जो ट्रेड अमाउंट है वो ज़्यादा हो, जिससे ब्रोकर की जो अर्निंग है वो ज़्यादा हो। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो लेवरेज आपके लिए एक वरदान जैसा है, अगर आप खराब ट्रेडर तो लेवरेज आपके लिए एक श्राप जैसा है। बिकॉज कि अगर आपने लेवरेज लिया इट मीन्स आपका लॉस उस लेवरेज के अमाउंट पे होगा। आप खुद के 1,000 रुपये लेके आए हो, सामने ब्रोकर ने आपको 9,000 दिए, टोटल आपने 10,000 का कोई ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, और इस 10,000 के ट्रेड में अगर आप 10% का लॉस करते हो इट मीन्स आपके लिए वो ट्रेड का जो लॉस होगा वो 100% का होगा, कि आपका जो इनिशियल अमाउंट था 1,000 रुपये का वो पूरा का पूरा आपका इस ट्रेड में लॉस हो जाएगा। ठीक है, सो लेवरेज को कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हमें प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एनी टाइम आई एम यूजिंग वर्ड लेवरेज तो आपको पता होना चाहिए लेवरेज मीन्स एक काइंड ऑफ लोन है जो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है टू टेक बिगर ट्रेड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज एसेट क्लास। एसेट क्लास कुछ भी हो सकता है, जैसे हम 5 एसेट क्लास के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दैट कैन बी स्टॉक और शेयर। ठीक है, जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉरेक्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया, क्रिप्टो हो गया, एंड उसके बाद आपका कमोडिटी। ठीक है, सो इनमें से कोई भी एसेट क्लास हो सकता है। ठीक है, सो जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आप इनमें से किसी भी एक एसेट क्लास में ट्रेड करते होंगे। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे रिकॉर्डिंग हो ही रहा है तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रेड प्लान। ओके, सो ट्रेड प्लान, व्हाट इज ट्रेड प्लान? ठीक है, सो ट्रेड प्लान इज नथिंग, एक सेटअप है रूल्स का जिसमें आपने रूल्स डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, सिंगल रूल ट्रेड प्लान होता है, मल्टी रूल ट्रेड प्लान होता है, उसमें आप पे डिपेंड करता है आपका ट्रेड प्लान क्या है। ठीक है, बट बेसिकली ट्रेड प्लान आपको बताता है कि आपको कब ट्रेड करना है। ठीक है, एक अच्छा ट्रेड प्लान क्या कब होता है? व्हेन टू एंटर इन अ ट्रेड। ओके,
दूसरा, हाउ टू होल्ड अ ट्रेड, ठीक है, हाउ टू स्केल इन द ट्रेड, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग पे मिल ही जाएगा। और लास्ट वन इज हाउ टू एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं, कब हमें ट्रेड लेना है, कब तक उस ट्रेड को होल्ड करना है, ठीक है, कब उस ट्रेड को स्केल इन करना है, और कब उस ट्रेड को एग्जिट करना है। अगर आपका ट्रेड प्लान इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता है प्रॉपरली, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपके पास एक ट्रेड प्लान है। अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो प्रॉपरली, आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लेना कि अगर आप अपने ट्रेड प्लान को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, देन ओनली यू हैव अ ट्रेड प्लान, ठीक है। अगर आप उसको कंप्यूटर प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इट मीन्स कि आपके पास एक रफ आइडिया है, आप मार्केट में एक रफ आइडिया के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास कोई एक प्रॉपर ट्रेड प्लान नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई कोड करते हैं, या फिर जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग में हम जब कोड करते हैं, तो हम एक कंप्यूटर को एक सेट रूल देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो आपको कंप्यूटर ट्रेड ले लेगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो स्केल इन करेगा, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन होती है तो एग्जिट कर जाएगा। अगर आपके ट्रेड प्लान ऐसा प्रॉपर ऑन पेपर क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा है, देन यू डोंट हैव अ ट्रेड प्लान। और आपको ऐसा ट्रेड प्लान चाहिए जो आपको कॉन्क्रीट आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हो, ठीक है। ट्रेड प्लान इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप मार्केट को देखोगे, जब आप चार्ट को देखोगे, सो ऑटोमेटिकली आपके पास पहले से एक प्लानिंग होगा। आप ड्यूरिंग द ट्रेड कुछ ऐसा नहीं कर रहे होगे जो आपने प्लान के बाहर किया होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल बी फोकसिंग ऑन अ ट्रेड प्लान। डीप ट्रेड प्लान होंगे, मल्टीपल सेट के रूल भी होंगे, एक या दो या तीन, ठीक है। सिंगल सेट ट्रेड प्लान क्या होता है कि मान लो कि हमने कोई सिंगल रूल लगाया है कि अगर पर्टिकुलर चीज़ होती है, मान लो ब्रेकआउट हो गया तो वी विल टेक अ ट्रेड, ठीक है, तो एक सिंगल रूल है। बट मल्टी रूल क्या होता है कि आपने ब्रेकआउट को भी देखा, फिर आपने वॉल्यूम को भी देखा, फिर आपने आरएसआई को भी देखा, तो वो मल्टी रूल ट्रेड प्लान है। सो ब्रेकआउट के टाइम पे मैं चेक करूंगा कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अगर सपोर्ट कर रहा है ब्रेकआउट को, देन दो चीज़ हमारी टिक हो गई। तीसरी चीज़ हम चेक करेंगे आरएसआई, अगर आरएसआई भी हमें सेम डायरेक्शन का मूवमेंट दे रहा है, इट मीन्स कि तीनों चीज़ हमारी चेक हो रही हैं और हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रूल अप्लाई करते जाएंगे ट्रेड प्लान में, उतने कम ट्रेड आपको मिलेंगे, पर उतना एक्यूरेट ट्रेड आपको मिलेगा, ठीक है। सो जब भी आप एक्यूरेसी पे फोकस करोगे तो आपके ट्रेड जो होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स वो घटते जाएंगे, ठीक है। एक्यूरेसी पे अगर आप फोकस करोगे तो आपके जो ट्रेड्स का नंबर है वो घटता जाएगा, ठीक है। तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं, आपके ट्रेड ज़्यादा एक्यूरेट होंगे तो ऑब्वियसली आपको फेक ट्रेड लेने में आपका ट्रेड प्लान मना करेगा, इसीलिए आपके ट्रेड कम होते जाएंगे, ठीक है। सो ट्रेड प्लान इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज जर्नल, ट्रेडिंग जर्नल की मैं बात कर रहा हूँ। सो हर बिजनेस में एक खाता बुक होती है, हर बिजनेस में एक लिखा पढ़ी होती है, हर बिजनेस का रिकॉर्ड कीपिंग होता है। तो ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करते हो तो करने लगो, ठीक है, कि आपको उस जर्नल में ईच एंड एवरी डे के चार्ट्स डालने हैं, आपकी स्टडी डालनी है। आपने अगर ट्रेड लिया है तो ट्रेड डालना है, उस ट्रेड में क्या रिजल्ट आया वो डालना है, और आपको उसकी समरी भी डालनी है कि ये ट्रेड कैसे बेहतर हो सकता था, आप जल्दी एग्जिट कर गए या फिर आपने गलत डायरेक्शन में होल्ड किया। सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं हमें हमारे सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेड करना है, ठीक है। और उसको ट्रेन करने के लिए हमें ट्रेडिंग जर्नल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में आप जब आप कोई चीज़ को नोट डाउन करोगे, उसमें लिखोगे, तो उस चीज़ का रिकॉर्ड आपके सबकॉन्शियस माइंड में बन जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो चीज़ रिपीट होती है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग जनरल, अगर हमने ट्रेड ही नहीं किया तो उसमें क्या जनरल, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। आप आए हो, कंप्यूटर के सामने बैठे हो, इट मीन्स आपने आज बिजनेस किया है। उस पूरे दिन में चार्ट चौपी था, ट्रेड नहीं मिला, दैट इज सेकेंडरी थिंग, ठीक है। उस दिन को भी आपको उसमें नोट डाउन करना है, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने ट्रेड लिया उसी को आप उसमें नोट डाउन करोगे, आपकी स्टडी भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो। और अगर आपको कोई ट्रेड है जो अपने प्लान कर रहे थे लेने का, ठीक है, बट आपको थोड़ा डर लगा तो आपने लिया नहीं, तो उसके अंदर भी पेपर ट्रेड को आप उसके अंदर डालो और देखो कि आपने जो प्लान किया था ट्रेड एक्चुअल में वैसा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी एज ए ट्रेडर, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज अकाउंट बैलेंस, ओके। अकाउंट बैलेंस इज नथिंग कि आपका जो टोटल नेट बैलेंस है अकाउंट में, ठीक है, आफ्टर और डिडक्टिंग एवरीथिंग, कोई भी आपका रनिंग ट्रेड नहीं होगा तो नेट जो बैलेंस आएगा वो आपका अकाउंट बैलेंस आएगा, ठीक है। नेट जो बैलेंस आएगा आपका वो आएगा आपका अकाउंट बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका टारगेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट इज नथिंग, आप कितना प्रॉफिट का टारगेट लेके चल रहे हैं किसी भी ट्रेड में, वो आपका होता है टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। और जिसको हम बोलते हैं टीपी, और काफ़ी लोग इसको टेक प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो। सो टेक प्रॉफिट, किसी भी ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट आपने टारगेट रखा हुआ है, तो कितने प्रॉफिट पे आप उस ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, वो जो अमाउंट होता है वो आपका टेक प्रॉफिट होता है। टेक प्रॉफिट जनरली परसेंटेज में होता है कि हम यूजुअली टारगेट करते हैं अराउंड 1% 2% पर ट्रेड, ठीक है। वो रुपए में भी हो सकता है कि आप 1000 2000 या 5000 रुपये का टारगेट कर रहे हैं प्रॉफिट का, और उसके बाद आप ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, ठीक है। दैट इज़ योर टीपी। एसएल क्या होता है? एसएल बेसिकली जो स्टॉप लॉस, कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आप ट्रेड को एग्जिट कर दोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इज वन ऑफ द वे जिससे हम अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। वरना क्या हो सकता है, हमारा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। सो बाय यूजिंग स्टॉप लॉस हम अपने लॉस को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कब कितना बड़ा स्टॉप लॉस आप लेना है, आपके बैलेंस के हिसाब से कितना स्टॉप लॉस आपको लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कवर होंगी। बट फिलहाल के लिए बस इतनी चीज़ों को याद रखो, ठीक है। आपका दैट इज स्टॉप लॉस। सेशन, सो बेसिकली हम फॉरेक्स प्लस इंडियन मार्केट दोनों को देखने वाले हैं। तो जब भी हम सेशन की बात करें तो आपके माइंड में कौन सा सेशन कितने टाइम तक चलता है आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फॉरेक्स के अंदर मैंने आपको कल बताया था, एक हमारे पास होता है टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ये 3 सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इंडियन सेशन आपको पता है, तो इंडियन सेशन में भी 3 होते हैं। एक होता है आपका एनएससी बीएससी का टाइमिंग, ठीक है। एक जो फॉरेक्स का भी टाइमिंग है इंडियन मार्केट में वो भी अलग है, वो 9 से 5 का टाइमिंग है, ठीक है। इंडियन मार्केट में जो इंडियन पेयर के साथ, अपने आईएनआर की पेयर के साथ जो डॉलर ट्रेड होता है, आईएनआर की पेयर के साथ जो यूरो ट्रेड होता है, उसका टाइमिंग अलग है। और जो कमोडिटी मार्केट है उसका टाइमिंग अलग, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा टाइम पे कौन सी चीज मार्केट एक्टिव है, ठीक है। कि हम किसी भी सेशन का नाम लें तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस सेशन या किस एसेट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए होमवर्क में आज आप ये चीज़ देखना कि एनएससी और बीएससी क्या है, ठीक है। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जनरल आइडिया अगर मैं दूं, पहले बीएससी था, उसके बाद जब बीएससी में बहुत सारी धांधली होने लगी तो एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया जो कम्प्लीटली
डिजिटल था, ठीक है, जो है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो कम्प्लीटली डिजिटल है वो है नेस्डैक। यूएस का जो नेस्डैक है इट इज़ 100% डिजिटल, और इसमें टेक कंपनियां लिस्ट होती हैं नेस्डैक के अंदर, ओनली टेक कंपनीज, ठीक है। सो आप अगर देखोगे तो काफ़ी सारी कंपनी जो साल 2 साल 3 साल पहले आई हैं मार्केट में, वो भी नेस्डैक के अंदर ट्रेड होती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टअप को लिस्ट करना थोड़ा इजी है कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम डेली लॉस। मैक्सिमम डेली लॉस, ठीक है। सो एज ए ट्रेडर हमें पता होना चाहिए कि आज हम मैक्सिमम कितना लॉस करने वाले हैं। प्रॉफिट का कोई टारगेट लेके हम नहीं चलते, बट वी हैव टू प्लान कि आज अगर मुझे इतना लॉस हुआ तो मैं अपने सारी पोजीशंस को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। आपके पास ये नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, इट मीन्स आप एक रिटेल ट्रेडर की तरह ट्रेड कर रहे हैं, और आप आज के दिन में एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आपका पूरा कैपिटल जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, इट मीन्स आप अपनी कैपिटल का 100% लॉस करवाने के लिए आए हो, ठीक है। सो ऑलवेज स्टार्ट अ ट्रेड विथ दिस नंबर। मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट क्या है? ये लॉस लिमिट जैसे ही पहुंच जाए आपको क्लोज कर देना है सब कुछ, बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं है। घंटे 2 घंटे का गैप लेना है, जब मार्केट बंद हो जाए उसके बाद आपको उसकी जनरल में एंट्री कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि 24 घंटे चलता है फॉरेक्स मार्केट, तो अगर मुझे इच्छा हुई रात को ट्रेड करने की तो मैं रात को भी ट्रेड कर लेता हूँ, अगर मुझे दिन में ट्रेड करने की इच्छा हुई दिन में ट्रेड कर। तो बेसिकली इशू क्या होता है, जब आप किसी सेशन को फॉलो नहीं कर रहे होते हो ना, तो जो मूवमेंट है वो आपके लिए थोड़ी रैंडम रहेगी, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। एज ए ट्रेडर हमारे पास लगभग इंडिया में ही 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, ठीक है। फिर लगभग 500 प्लस स्टॉक्स में एफ एंड ओ ट्रेड होता है। फिर उसके बाद आपको एनएसई ने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इन सब के आपको कम डेरिवेटिव दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस भी दे दिए, फ्यूचर्स भी दे दिए। फिर उसके बाद आपको ईटीएफ्स भी हैं। फिर फॉरेक्स की पेयर देखोगे तो अराउंड 30+ प्राइमरी पेयर्स हैं फॉरेक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद कमोडिटी भी आ गई। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास ट्रेड करने के लिए बहुत सारी एसेट क्लास रहती हैं, ठीक है। बट एक ट्रेडर जो होता है प्रोफेशनल कंपनी में, जब आप काम करोगे किसी ट्रेडिंग कंपनी में जाओगे तो वो आपको फिक्स करके दे देंगे कि आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर एसेट को ही फॉलो करना है, उसको ही नोट डाउन करना है, उसी को ट्रेड करना है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तब आप किसी पर्टिकुलर पेयर को एक्सेल कर जाते हो, उसकी हर मूवमेंट को आपको याद रहती है, उसकी पास्ट मूवमेंट भी आपको याद रहेगी, ठीक है। और जब आप किसी एक ही एसेट क्लास को फॉलो करते हो तो आप उसको प्रॉपर ट्रेड कर पाते हो, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आपने आज किसी चार्ट को देखा, फिर आपको 2 महीने बाद कोई दूसरी पेयर अच्छी लगेंगे, आप उसमें ट्रेड करते हो, ऐसा करोगे आप तो उसमें आपको कभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आप मल्टीपल डायरेक्शन में फोकस कर रहे हो। एज ए ट्रेडर हमारा टेंडेंसी होता है कि हम किसी एक ही एसेट क्लास पे ट्रेड करें, उसी को फोकस करें, ठीक है। मैक्सिमम डेली लॉस। उसके बाद आता है आपका पर ट्रेड लॉस, ठीक है। पर ट्रेड लॉस कितना होता है? सो बेसिकली मैक्सिमम डेली लॉस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम डेली लॉस जनरली होता है आपका 5%। अगर है तो आप पर ट्रेड लॉस 1% लेके चलते हैं, कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है तो मैं 1% का लॉस या उससे ज़्यादा प्रॉफिट करूँगा, ठीक है। और अगर मेरे पाँचों पाँच ट्रेड फेल होते हैं, अगर मैंने प्रॉपर सारे रूल्स फॉलो किए, सब कुछ मैंने फॉलो किया, उसके बाद भी अगर मुझे लॉस होता है, दिन खराब है,
तो मुझे मैक्सिमम जो लॉस होगा आज के दिन में वो 5% रहेगा, और एक ट्रेड में मुझे जो लॉस होगा वो मेरा 1% रहेगा। तो आपको मैक्सिमम डेली लॉस लेके चलना है और पर ट्रेड लॉस लेके चलना है। ठीक है, समझ गए? ओके, इसके बाद आता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि आप 1 रुपए करवाने कमाने के लिए आप कितना रुपए रिस्क करते हैं, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, अगर मैं इसको समझाऊँ तो अगर मैं 1:1 का ट्रेड लेता हूँ, इट मीन्स कि मैं 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का नुकसान प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 1:2 का ट्रेड लेता हूँ, इट मीन्स मैं 2 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 1:3 का ट्रेड ले रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं 3 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, सो ये होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका ट्रेड प्लान क्या है, उसके हिसाब से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सेट करते हो। ठीक है, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सारे अच्छे होते हैं, बट आपका एक्यूरेसी कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से साथ भी ट्रेड कर रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 50% से भी कम है, मतलब आप 100 ट्रेड लेते हो उसमें भी 50% में भी लॉस करते हो, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। इवन 1:3 में भी आप 50% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट करोगे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप सेट करते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? प्लीज नोट डाउन एंड रेज योर हैंड्स, क्योंकि यहाँ पे आई होप इतनी चीज़ें आपके क्लियर होंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब हमें करना क्या है कल से। ठीक है, सो सबसे बड़ी टेंडेंसी हमारी होती है कि हमें ट्रेडिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। ठीक है, जल्दी से हम कब हम ट्रेडिंग पे पहुंचे, ट्रेडिंग हमारी कब स्टार्ट हो जाएगी, राइट? बट उसके पहले कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर आपने उन चीज़ों को मिस कर दिया तो जब आप ट्रेडिंग करोगे तो अपफ्रंट आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप लॉस करोगे तो फिर से आपको लर्निंग पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दो टाइप की चीज़ होती है, एक आप पहले से ही सीख लो सारी चीज़ें, फिर आप ट्रेडिंग करो। जब आप मिस्टेक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ठीक है, पर आप आधा नॉलेज लेके जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो जब आपको लॉस होगा तो आपको फिर से याद आएगा कि मेरा कुछ टॉपिक बाकी है, या फिर ये चीज़ तो मैंने सीखी नहीं है। फिर आप सीखने पे जाओगे, तो सीखना तो पड़ेगा, सीखने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मिलता नहीं है आपको। ठीक है, सो बेसिकली मैंने कल आपको बोला था ट्रेडिंग व्यू आपको डाउनलोड कर लेना है, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक वीडियो डला हुआ है, वो आप देख सकते हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा आज। तो जैसा सेटअप हमने करके बताया वैसा सेटअप आपको कर लेना है। ठीक है, जैसा सेटअप हमने करके बताया वैसा सेटअप आपको कर लेना है। दूसरा आता है कि आपको जो भी डेमो अकाउंट्स ओपन करने बोला था वो अकाउंट आपने ओपन कर लिया। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, उसमें से कोई भी 3 एसेट क्लास आपको चूज कर लेनी है। ठीक है, इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में सबसे पहले हम जाएंगे कैश मार्केट में ही। ठीक है, तो हमारे पास दो बड़े पैमाने पे ट्रेड होने वाले एसेट क्लास है, जिसमें आता है आपका निफ्टी और आता है बैंक निफ्टी। ठीक है, सो जो निफ्टी है वो 50 कंपनीज से मिलकर बना है, और बैंक निफ्टी में सारी बैंक हैं और लगभग 11 बैंक हैं उसमें। ठीक है,
तो आपका टास्क नंबर 2 है आज का कि आपको इन 50 कंपनी की डिटेल निकालनी है कि निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज हैं और बैंक निफ्टी में कितनी कंपनीज कौन सी कंपनीज हैं और उनका वेटेज कितना है, उनका पर्टिकुलरली वेटेज कितना है, मतलब कि इस इंडेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर स्टॉक का वेटेज कितना है। वेटेज का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर 100 रुपीज़ का मूवमेंट आता है तो कितने रुपए का मूवमेंट उस पर्टिकुलर स्टॉक के कारण आया। ठीक है, जितना ज़्यादा वेटेज होगा उतना ज़्यादा इंडेक्स को मूव करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होगी। ठीक है, सो ये आपका टास्क है आज, आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर जो भी स्टॉक्स हैं आपको उनके बारे में डिटेल निकालनी है विथ वेटेज। ठीक है, अब इसमें निफ्टी के अंदर काफ़ी सारी कंपनी होंगी जो बैंक निफ्टी में भी होंगी। ठीक है, सो आपको दोनों को सेपरेटली स्टडी करना है क्योंकि हम जब सीखेंगे तो दोनों को सेपरेटली ट्रेड करना सीखेंगे। बेसिकली फ्लो ऐसा रहेगा, निफ्टी आपकी प्राइमरी इंडेक्स रहती है, उसके बेस पे बैंक निफ्टी और अभी फिन निफ्टी भी है। तो फिन निफ्टी की डिटेल भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये तीन इंडेक्स ज़्यादा ट्रेड होती हैं। अभी सेंसेक्स ने भी अपना इंडेक्स निकाला है। ठीक है, सो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप इनको नोट डाउन करते जाओ और इसमें क्या क्या एसेट ट्रेड होती हैं, कौन से स्टॉक्स हैं उनको देखते जाओ। क्योंकि आपको अगर निफ्टी के मूवमेंट को सीखना है तो आपको उन 50 कंपनियों को सीखना पड़ेगा। उस 50 कंपनियों को आप स्टडी करोगे ऑटोमेटिकली आप निफ्टी के मूवमेंट कैप्चर कर पाओ। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अपनी वैल्यू इन 50 कंपनी में से ले रहा है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सीधा निफ्टी का चार्ट देखते हो, निफ्टी बढ़ रहा है निफ्टी घट रहा है, सपोर्ट है रेजिस्टेंस है। बट एक्चुअली ये जो 50 कंपनियां ये डिसाइड करती हैं कि निफ्टी बढ़ेगा घटेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, सेम बैंक निफ्टी के साथ होता है कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आना होगा तो ये 50 30 या सॉरी 11 कंपनी जो होंगी उन कंपनी के कारण होगा। ठीक है, उनके वेटेज के कारण होगा। ओके, सो ये फर्स्ट सेगमेंट आपको मैंने बताया। दूसरा कैश मार्केट यानी स्टॉक्स, स्टॉक्स आपको कौन से देखने हैं। ठीक है, सो मैं रिकमेंड करूंगा आप अभी सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 स्टॉक की वॉच लिस्ट बना दीजिए। अभी आप निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की वॉच लिस्ट बना दो, फिर उसके बाद आप 5 स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डालो और आपके जो फेवरेट स्टॉक हो उनको आप डाल सकते हो, या तो ब्लू चिप कंपनी डाल सकते हो। ब्लू चिप कंपनी वो होती है, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे रिलायंस एक ब्लू चिप कंपनी है, जैसे HDFC एक ब्लू चिप कंपनी है। तो जब भी आप किसी ब्लू चिप कंपनी में पोजीशन लेते हो इट मीन्स आपने एक बड़ी सी कंपनी के अंदर छोटा सा पोजीशन लिया है। सो इतना कुछ उसकी मूवमेंट के कारण आप उसको ना ही मूवमेंट करवा सकते हो, ना ही उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, ना ही बड़े बड़े लोग उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिस कंपनी का वैल्यूशन ही कम है तो उसको छोटे प्लेयर भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसका वैल्यूशन बहुत ज़्यादा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर लगेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप जितनी बड़ी कैपिटल कंपनी में जाओ इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपने ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा है, उसको हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं सबसे ज़्यादा ब्रोकर मैनिपुलेशन उसी में करते हैं। ठीक है, 10 पैसे के 20 पैसे के, बाकी बड़ी कंपनीज में कोई मैनिपुलेशन होता नहीं। ठीक है, तो आप कोई भी 5 कंपनियों को पकड़ो, आप निफ्टी 50 में से उन कंपनीज को पकड़ो। ठीक है, और उनकी वॉच लिस्ट बना दो जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी रखनी है। ठीक है, उसके बाद फॉरेक्स में हम क्या करेंगे, फॉरेक्स में जो 7 हमारी प्राइमरी पेयर हैं, बट आई रिकमेंड कि आप USD JPY को देखो, यूरो USD को देखो, और जो केबल जिसको हम बोलते हैं GBP USD। ठीक है, GBP USD का दूसरा नाम केबल भी है क्योंकि सबसे पहले जो एक कम्युनिकेशन केबल बिछाई गई थी वो कहीं ना कहीं UK और US के बीच में बिछाई गई थी। ठीक है, इसलिए उसको पैर को हम केबल भी बोलते हैं। सो इन 3 पैर को देखना स्टार्ट करो। तो मैंने आपको 3
निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ठीक है। फिर उसके बाद 5 स्टॉक हो गए आपके, उसके बाद 3 फॉरेक्स पेयर्स, टोटल 11 होंगे आपके। इनको वॉच लिस्ट में डाल दो और इनको फॉलो करना है आपको कल से, ठीक है। फॉलो इन द सेंस कि जब भी आप किसी पेयर को फॉलो करते हो तो आपको उसका क्या क्या डेटा नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके, सो मे बी उस पेयर का ओपन क्या है, या फिर उस पर्टिकुलर एसेट क्लास का ओपन प्राइस क्या है, उसका क्लोज प्राइस क्या है, ठीक है। चार्ट बना लेना। सो जब भी आप ओपन माइनस क्लोज डालोगे तो आपको पता चलेगा इस पेयर में आज टोटल मूवमेंट कितने परसेंटेज की आई, ठीक है। ओपन माइनस क्लोज डालोगे तो आपको पता चलेगा टोटल मूवमेंट कितने परसेंटेज की आई है, ठीक है। फिर हाई माइनस लो, इसको करोगे तो आपको एक रेंज मिलेगी, किस रेंज में उसने ट्रेड किया है, ठीक है। ये परसेंटेज मूव मिलेगी आपको डेली की, और किस रेंज में उसने ट्रेड किया वो मिलेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करना स्टार्ट करो, फॉलो करो, आपको आइडिया आएगा कि कोई पर्टिकुलर एसेट कितने परसेंटेज एक दिन में मूव करती है और कितनी रेंज में मूव करती है, ठीक है। उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि कोई स्टॉक है जो एक दिन में लगभग 1% से 2% मूव करता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ऑन एन एवरेज 1% से 2% मूव करता है। तो एज ए ट्रेडर आप उस मूवमेंट के 0.5% को कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई एसेट क्लास मूवमेंट ही 0.10 से 0.50% की दे रही है डेली, तो इसमें ट्रेड करने के लिए आपको स्कोप नहीं रहता, ठीक है। एज ए ट्रेडर हमें प्राइस के बीच में डिफरेंस चाहिए, ठीक है, हमें मूवमेंट चाहिए, राइट। अगर कोई एसेट क्लास एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है तो हमें उसमें ट्रेड क्या करेंगे, हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। सो वी नीड एसेट क्लास जो एक पर्टिकुलर रेंज या परसेंटेज मूवमेंट हमें प्रोवाइड करें, ठीक है। एक अच्छा स्टॉक मैं उसको बोलता हूँ जो 50 रुपये का है, तो कम से कम 2 रुपये का मूवमेंट आपको दे, ठीक है। 100 रुपये अगर आप देखोगे तो 100 रुपये के स्टॉक्स 4 से 5 रुपये का मूवमेंट आपको डेली देना चाहिए। ये मैं मूवमेंट आपको बता रहा हूँ ओपन माइनस क्लोज का, ठीक है। जो हाई या लो का डिफरेंस होता है वो यहाँ पे एटलीस्ट 4 to 5 रुपीज़ होना चाहिए, और यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 10 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। रेंज बाउंड डे में नहीं मिलेगा वो, बट यूजुअली मिल जाएगा। उसका रीज़न है कि अगर आपको ये रेंज मिलेगी तो आप इसमें एक्सपेक्ट करो कि मेरे को 2 रुपये मिल जाएंगे रोज़ के रोज़ इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में, ठीक है। 10 रुपये के मूवमेंट में से 2 रुपये कैप्चर करने की हम प्लान करके ट्रेड करते हैं, ठीक है। अगर उसमें मूवमेंट ही 2 रुपये की है तो आप मैक्सिमम 50 पैसा कैप्चर कर पाओ। सो उस हिसाब से हमें पता करना रहता है रेंज कितना है पर्टिकुलर एसेट क्लास का, कितना परसेंटेज वो डेली मूव करता है। तो इसलिए ये जो 11 एसेट क्लास मैंने आपको बताया उनको आपकी ट्रेडिंग व्यू की चार्ट में लगा लो और उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दो कल से, ठीक है। ओके, अब जो फॉरेक्स की मैंने आपको 3 पेयर दिए हैं, ठीक है। तो उन 3 पेयर को आपको देखना है कि उसने एशिया में क्या किया, उसने लंदन सेशन में क्या किया, और उसने न्यूयॉर्क सेशन में क्या किया, ठीक है। फोकस के साथ इन तीनों सेशन के मूवमेंट आपको देखने, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ही करना है कि एक्चुअली एशिया सेशन में क्या हुआ, लंदन में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में क्या हुआ, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि जो एशिया सेशन होता है उसमें मार्केट एक रेंज में होता है, ये सिर्फ मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ नोट, एक रेंज में होता है, उसके बाद एक फेक ब्रेकआउट देगा उस रेंज में से, और उसके बाद उस ब्रेकआउट के बाद वो गिरेगा या फिर यहाँ से फेक ब्रेकआउट देके उठ जाएगा, ठीक है। जो आपका लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन होता है वो हाई या लो बनाता है, यानी दिन का हाई
या दिन का लो जो बनेगा ना आपका, वो लंदन ओपन में बन जाएगा या न्यूयॉर्क ओपन में बन जाएगा। ठीक है। सो वो टाइम एंड प्राइस थियरी जो है वो आपके फॉरेक्स में डिटेल में आएगी, टाइम एंड प्राइस थियरी। और आज मैंने एक बुक शेयर करी है आपके ग्रुप में, ठीक है, जो कि हमारी बुक है गिट बुक पे ऊपर, वो ऑनलाइन अवेलेबल है बुक। उसके अंदर आप फॉरेक्स में जाओगे तो फॉरेक्स में टाइम एंड प्राइस थियरी, ये सारी चीज़ें ऑन पेपर बताई गई। मैं तो बताऊंगा ही आपको, साथ में अगर आप उसको रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। ठीक है। सो किस सेशन में कितना परसेंटेज मूव होता है, किस टाइम पे कितना परसेंटेज मूव होने का चांसेस रहता है, वो सारी चीज़ें आपको बुक में बताई हैं मैंने। तो आप उसको, जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाना है, वो लोग डायरेक्टली उस बुक में से डेटा लो। कोई भी इश्यू हो तो मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है। सो दैट इज़ योर एक्टिविटी फ्रॉम टुमारो। आपको ये 11 पेयर ट्रेडिंग व्यू पे डाल लेना है और उनका ओपन हाई लो क्लोज इन सब चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, कितने परसेंटेज का मूव आया उसमें। और ये सारी चीज़ें मैन्युअली करना है। प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ठीक है, हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर कोई भी हम इंडिकेटर लगा सकते हैं, ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लिख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको टूल्स में अवेलेबल है। बट जब आप चीज़ों को मैन्युअली करते हो, क्योंकि हमें प्राइस याद रखनी है अपने माइंड में, एक ट्रेडर को एग्जैक्टली याद रहता है कि अगर कोई चीज़ किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आपको याद रहेगा कि मान लो रिलायंस है, रिलायंस 2485 पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको पता होगा कि ये प्रीमियम में है कि डिस्काउंट में है ना। हर एक प्राइस एक रेंज में होती है कि या तो प्रीमियम में होगी या डिस्काउंट में होगी। ठीक है। प्रीमियम प्राइस क्या होती है कि मान लो कि रिलायंस ने 3000 का हाई बनाया था कल और आज 3050 पे ट्रेड कर रहा है, तो वी डोंट नो ये उसका ऑल टाइम हाई है 3000 का। ठीक है। ऑलरेडी उस ऑल टाइम हाई को बनाने के बाद आज 50 पॉइंट उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वी डोंट नो कि उसका हाई कौन सा बनेगा और वहाँ से मार्केट गिरेगा। सो जब भी आप ऐसी किसी पोजीशन में घुसते हो, जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा होता है और आप उसमें पोजीशन बनाते हो, तो यू आर रिस्किंग, बिकॉज वहाँ से जब करेक्शन आएगा ऑल टाइम हाई से, तो आप ऑलरेडी उस प्रीमियम में उस जो खरीद रहे हो, प्रीमियम प्राइस पे करके उसको खरीद रहे हो। ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है iPhone 15, राइट। iPhone 15 अराउंड 2 लाख पे भी मिल रहा है। ठीक है, उसका एक मॉडल है जिसका एक प्राइस है अराउंड 2 लाख रुपए। सो दिस इज़ अ प्रीमियम प्राइस, राइट। आप 6 महीने वेट करोगे, आप आराम से इस डील में 50K सेव कर लोगे। और 2 साल वेट करोगे तो आपको यही 60 to 70K की रेंज में मिलने लगेगा। ठीक है। सो आपने अगर किसी चीज़ को 2 लाख में ख़रीदा जो उसका हाईएस्ट प्राइस था, ठीक है, ऑलरेडी आपने प्रीमियम में पोजीशन बनाई। ठीक है, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि उससे ऊपर आपको मिले, राइट, जो चांसेस कम होते हैं। ठीक है, सेम आपके स्टॉक्स के साथ होता है। 90% लोग जो लॉस करते हैं स्टॉक मार्केट में, इवन इन्वेस्टर लॉस करते हैं, वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। सबका प्लान क्या होता है, सो वी आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, मार्केट यहाँ था, हम वेट कर रहे थे, जब यहाँ ब्रेक कर जाएगा वी विल टेक अ ट्रेड। बट यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो करेक्ट करेगा। ठीक है। सो जैसे आप ट्रेड लोगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, उसके बाद आपको लॉस देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। सो अगर आपको कोई मिलता है वो बोलता है कि मैं जैसे ट्रेड लेता हूँ वो सीधा गिरना स्टार्ट करता है, इट मीन्स कि वो हर बार जो ट्रेड लेता है वो प्रीमियम एरिया में लेता है। कोई मार्केट उसका दुश्मन नहीं है, ना ही मार्केट उसको पर्सनली जानता है। ठीक है। वो जो ट्रेड लेता है देर आर हाई चांस कि वो हमेशा प्रीमियम एरिया में लेता है। ठीक है। डिस्काउंट जोन क्या होता है कि वी नो कि रिलायंस ने आज 3050 का हाई बनाया और वहाँ से गिरा हुआ है रिलायंस। नाउ रिलायंस मुझे 2850 पे मिल रहा है। ठीक है। सो इस जोन को मैं बोलूँगा कि देर इज़ अ हाई रेंज बिटवीन मैक्सिमम प्राइस एंड करेंट प्राइस। तो मेरे पास एक प्रॉफिट करने का अच्छा खासा रेंज है। ठीक है, मेरे को एक प्रॉफिट करने का अच्छा खासा रेंज है जिसको मैं प्रॉफिट में बदल सकता हूँ। और रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, जिसके गिरने के चांसेस कम रहते हैं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के कारण करेक्शन आया। तो आप जब ऐसा ट्रेड लेते हो 2850 पे, आपको ऑलरेडी पता है कि आपके पास और आराम से 200 पॉइंट का रेंज है जो आप इस ट्रेड में कैप्चर कर पाओगे। ठीक है।
सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपके ट्रेड प्रीमियम जोन में है कि डिस्काउंट जोन में, ठीक है। ये भी आपका टाइम एंड प्राइस थ्योरी में कवर हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। आपको 11 टास्क याद रखो, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के जो भी स्टॉक्स हैं उनको आपको नोट डाउन करना है। जो मैंने आपको 11 एसेट क्लास दिए, उन 11 एसेट क्लास को आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उनका ओपन हाई लो क्लोज चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस को देखो अभी, ठीक है, कि किस टाइम पे क्या प्राइस चल रही है। प्राइस को देखने की आदत डालो। लोग कैंडल्स देख के ट्रेड करते रहते हैं, प्राइस पे ध्यान नहीं जाता हमारा। पर एक्चुअली प्राइस इज द थिंग जो हमें नोट डाउन करनी चाहिए, क्योंकि जो अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग है, कि जो एल्गोरिदम ट्रेड करते होते हैं वो किसी ना किसी प्राइस पे एक्टिवेट होते हैं, समझ रहे हो। और हमें उन एल्गोरिदम को उसको बेट करना होता है, राइट। क्योंकि ये किसने बनाए, स्मार्ट मनी ने बनाए, राइट। अभी स्मार्ट मनी जो है 40% ट्रेडिंग जो है वो एल्गोरिदम बेस्ड कर दी उन्होंने, राइट। और वो जो ट्रेड होते हैं वो किसी ना किसी प्राइस पे एक्टिवेट होते हैं, राइट। कि जैसे कि उन्होंने लिखा हुआ कल का 3050 का रिलायंस का हाई है। सो इफ मार्केट गोज अप टू 2850 वी विल टेक द बाय ट्रेड, ऐसे एल्गोरिदम में रूल्स डले होते हैं, ठीक है। सो जब रूल्स प्राइस बेस्ड होते हैं तो आपको भी प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, ना कि आप प्रॉपर सिर्फ चार्ट की कैंडल ग्रीन रेड, ठीक है, और उनकी पैटर्न्स देख के ट्रेड करो। आपको प्राइस याद होना चाहिए, किस प्राइस पे क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक बार जिस प्राइस पे एल्गोरिदम ने बाय किए, वापस से जब वो बाय करने आएगा तो फिर से बाय करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी की बात कर रहा हूँ, जो बड़े पैसा लेके मार्केट में बैठते हैं। वो बड़ा पैसा ही मार्केट को मूव करता है, हमारे लाख 2 लाख या 10 लाख से मार्केट मूव नहीं होता है, ठीक है। सब जो बड़े प्लेयर होते हैं वो प्राइस के बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ना कि कैंडल देख के ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक जनरल एग्जांपल मैं दूंगा आपको, किसी भी एसेट का प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने जो स्मार्ट मनी होगी उन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई होगी यहाँ से यहाँ तक, और अब ये उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है। दे विल स्टार्ट बुकिंग द प्रॉफिट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके उनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और फिर वापस से नई पोजीशंस वो लोग बनाएंगे इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है, रिटेलर रिटेलर पूरे इस मूवमेंट में बैठा होता है, ठीक है। हम गल्ले पे बैठ के पता चल रहा है हमें कि आज तो रिलायंस 2 टका बढ़ गया, 5 टका बढ़ गया, आज ये स्टॉक 10 टका बढ़ गया। तो जब आपके पास वो न्यूज़ होती है तब आपके पास ऑलरेडी प्रीमियम न्यूज़ आ रही है, और प्रीमियम न्यूज़ पे जब आप ट्रेड ले रहे हो इट मीन्स कि आप अपने पैसे को रिस्क पे डाल रहे हो, ठीक है। सो वेट करो। जो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है हमें, कि सब लोग अमीर हो जा रहे हैं हम रह जा रहे हैं, उस चीज़ को बाहर रख के आना है मार्केट में, ठीक है। आपसे कोई ट्रेड मिस हो गया है, आपका प्लान यहाँ था बाय करने का, ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है, यहाँ पे गलती से बाय मत करो, ठीक है। वेट करो, मार्केट विल करेक्ट। मार्केट कभी एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे नहीं जाता है, मार्केट हमेशा एक साइक्लिक मूव में जाता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। बस आपको साइक्लिक मूव को कैप्चर करना होता है, ठीक है। प्राइस देखना सीखो, बिना इंडिकेटर के प्राइस देखना सीखो, मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीखो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हो, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं बता दूंगा अभी, कि किसी प्राइस पॉइंट पे मार्केट ने एक अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज कर दिया है, तो इस प्राइस पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करना है, और इस प्राइस को नोट डाउन कर लो क्या प्राइस है, ठीक है। क्योंकि देर आर हाई चांस कि जब मार्केट वापस उस प्राइस पे आएगा, सो इस प्राइस पे क्या है, ऑर्डर्स पड़े हुए हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़े हुए हैं, ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो जब वापस से वो ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे, मार्केट विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। और इस पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होता है, हमें मार्केट में ऑर्डर्स ढूंढने, कि किस जगह पे, किस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। सो जब भी मार्केट यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे सेल ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो वी विल टेक अ सेल ट्रेड,
इसी डायरेक्शन में, ठीक है, एंड देन वी विल बी टेकिंग अ प्रॉफिट। प्रॉब्लम कब आता है, जब आप मार्केट को यहाँ से वहाँ बढ़ते हुए देखते हो, तो यहाँ पे क्या करते हो, आप उसको बाय करने का प्लान करते हो कि ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ तो आई टेक अ बाय ट्रेड, ठीक है, बट यूजुअली वहाँ से करेक्शन आता है और आपको वो ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है, अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते हो तो एक सिंपल मोटो याद रखो जो आपको इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान फॉलो करना है, दैट इज नेवर बाय हाई एंड नेवर सेल लो, ठीक है। नेवर बाय हाई एंड नेवर सेल लो, अगर आप ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट कर दोगे, अराउंड आपकी एक्यूरेसी 50-60%, अगर आपकी एक्यूरेसी 60% है तो इट विल बी 65-70%, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि आपको करंट प्राइस की पिछली 5 कैंडल या 10 कैंडल देखनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने देखा कि ये जो प्राइस पॉइंट है ये पिछली 5 कैंडल से ऊपर है या पिछली 10 कैंडल से ऊपर है, इट मीन्स कि आप ऑलरेडी इसको प्रीमियम एरिया में खरीद रहे हो, ठीक है, राइट। सो मेक श्योर कि आपको वो चीज़ डिस्काउंट जोन में मिले। प्रीमियम डिस्काउंट कैसे मार्क करते हैं वो भी हम सिखा देंगे, बट फिलहाल आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, मार्केट में हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनानी है वो ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। सो 2 मिनट का मैं ले रहा हूँ गैप, उसके बाद हम चार्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनानी है वो बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। सो 2 मिनट गैप। टाइम फ्रेम, सो बेसिकली ये जो हॉरिजॉन्टल में आपको दिख रहा है ये टाइम फ्रेम्स, ठीक है। आप जब इसमें से जिसको स्टार कर दोगे वो आपकी टाइम फ्रेम यहाँ पे आ जाएगी, ओके। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे अगर प्राइस के अंदर चेंज आया है, अगर वो अप से डाउन गई है या डाउन से अप गई है, तो उस प्राइस को आपको मार्क करना है, ठीक है। उस प्राइस को आपको मार्क करना है,
ठीक है, बस यही एक्टिविटी आपकी। अच्छा टाइम फ्रेम आप बेसिकली 15 मिनट लगा लो। 15 मिनट पे आपको प्रॉपर स्विंग्स मिलेंगे। जैसे कि ये डाउन साइड, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं कि, ठीक है, अब मान लो कि चार्ट आपका यहीं तक बना है। ओके, सो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गिर रहा था, है ना, और फिर ऊपर चला गया वहाँ से। ठीक है, सो इट वाज गोइंग डाउन, सडनली इसके अंदर एक बाइंग आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, सो अगर आपने इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है, कहाँ से बाइंग आया, यहाँ से बाइंग आया, ठीक है, हमने उसको मार्क कर लिया है। ओके, नाउ वी नो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बाय ऑर्डर पड़े हुए हैं। क्या है यहाँ पे, देयर आर बाय ऑर्डर्स। ठीक है, बट वो बाय ऑर्डर्स जब यहाँ पे मार्केट पहुंचा ट्रिगर हुए, ऊपर चला गया। पर जब तक कि ये सारे के सारे बाय ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं होते, मार्केट ऊपर ज़्यादा मूव नहीं करेगा, क्योंकि बाय ऑर्डर्स हमें वॉल्यूम में चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉट ट्रिगर हुआ, ऊपर चला गया, सेकेंड लॉट ट्रिगर हुआ, फिर से करेक्शन। ठीक है, और उसके बाद इस रेंज में जो ऑर्डर पड़े थे उनको एग्जीक्यूट किया, देन मार्केट ने एक अच्छा अप मूव दिया आपको। ठीक है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई करनी है। देखो आपके यहाँ पे टूल बॉक्स आएगा, टूल बॉक्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको आएगी हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे को आपको लोवेस्ट प्राइस पॉइंट पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, इट इज़ अ लोएस्ट प्राइस पॉइंट। यूजुअली क्या होता है, मैं इसकी रेंज को कंसीडर करता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पे एक लॉन्ग वीक कैंडल है। लॉन्ग वीक कैंडल को कल के सेशन में हम कैंडल्स पढ़ने वाले हैं, डोंट मिस इट। कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे जिसकी जो बॉडी होती है, मैं इस पूरी रेंज को मार्क करता हूँ। जब आप इन दोनों रेंज को मार्क करोगे, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पूरी रेंज को मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो देखो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो और आप यहीं पे बाय कर रहे हो, दिस इज योर बाइंग पॉइंट। ये आपका बाइंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये आपका बाइंग पॉइंट है, ये आपका बाइंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस आप ट्रेड को मल्टीपल डेज के लिए होल्ड करते हो। होगा क्या, जब आप यहाँ बाय करोगे, थोड़ा मोमेंट आके गिर जाएगा, आपका वापस एसेलेट हो जाएगा, फिर आपने यहाँ बाय कर लिया, फिर एसेलेट कराया, तो वो आपके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऑलरेडी उस ट्रेंड के प्रीमियम एरियाज में उसको बाय कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बाय ऑर्डर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ, उसके बाद सेकेंड टाइम करेक्शन लिया, फिर से बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ। राइट, सो इस चीज़ को हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, और हमें पता है कि ये जो पूरा रेंज है, ये जो विक का पूरा रेंज है, ये पूरा एक बाय ऑर्डर का रेंज है। ये एरिया है जहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको उस जोन के आसपास बाइंग करनी है। आप यहाँ भी बाइंग करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ एज ए ट्रेडर क्या करना होता है, इस जोन के आसपास बाइंग करनी होती है, और उस जोन के नीचे आपको एसएल लगाना होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाय के ट्रेड ले रहे हो, फिर से बाय आप यहाँ कर रहे हो, फिर से बाय आप यहाँ कर रहे हो, फिर से बाय, एक अच्छा ट्रेडर क्या होगा, उसको बार बार एक अच्छी प्राइस पॉइंट पे उसको खरीदने का मौका मिल रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ खरीदा, ऊपर चला गया, फिर मुझे मौका मिला उसी प्राइस पॉइंट में खरीदने का, फिर मैं खरीदूंगा, फिर मुझे मौका मिल रहा है, फिर खरीदेंगे। राइट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, और मार्केट को अगर यहाँ से गिरना है तो बहुत ज़्यादा बल्क में आपको सेल ऑर्डर्स चाहिए होंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सेलर्स ऑलरेडी थक चुके हैं। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू एंटर इन अ बाय ट्रेड। ठीक है, रिटेलर क्या सोचेगा कि भाई साहब मार्केट तो बहुत गिर रहा है, ठीक है, यहाँ तक गिर गया है, वो सेल करेगा, वो यहाँ पे सेल कर रहा होगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि मार्केट काफ़ी गिरता हुआ है, क्योंकि उसके माइंड में प्री कंसीव्ड एक इमेज बनी हुई है मार्केट की कि हाँ मार्केट तो काफ़ी दिनों से गिर रहा है तो आज भी गिरेगा, है ना। और एक जो स्मार्ट ट्रेडर होगा उसको पता है कि मार्केट काफ़ी गिर चुका है, एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक गिर चुका है। नाउ इट इज़ टाइम कि मार्केट यहाँ से अच्छा
अब ट्रेंड स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है सिर्फ प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों पे अगर आप धंधा करने निकलते हो मार्केट में, ठीक है, एक धंधा करने वाला इंसान क्या करेगा कि वो, उसको पता है कि इस चीज़ की कीमत 150 रुपये है, तो मुझे 50 रुपये मिल रही है, मैं इसको 150 में बेच सकता हूँ। इट मीन्स कि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बन जाएगा। आपके पास 100 रुपये का गैप है, ठीक है, उस गैप में अगर आप 50% डिस्काउंट, 50 रुपये का डिस्काउंट भी दे दो, तो आप उसको 150 की चीज़ जब आप 100 में बेचोगे तो आप जल्दी से जल्दी आपकी इन्वेंट्री खाली कर दोगे, है ना। अब वही 150 की चीज़ आपको 145 में मिल रही है, तो पहले तो आपको मार्जिन सिर्फ 5 रुपये, ठीक है, और उसकी प्राइस में अगर 10 रुपये का ही फर्क पड़ा तो पूरा का पूरा आपका इन्वेंट्री लॉस में चला जाएगा, प्लस आपको कस्टमर को कैप्चर करने के लिए भी कुछ बचता नहीं। तो सेम बिजनेस माइंडसेट आपका ट्रेडिंग में भी लगता है कि जब आप किसी चीज़ को ऑलरेडी महंगे रेट पे खरीद रहे हो, तो आपके पास स्कोप ही नहीं बचता है कि आप उसमें उसके नेगेटिव होने पे आप उसमें कुछ कर पाओ। ठीक है, सो आप मोस्टली ट्रेड लोग प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया में ले रहे होते हैं, प्रीमियम बाय कर रहे होते हैं, डिस्काउंट में सेल कर रहे होते हैं। सबकी सेम कहानी होती है कि जैसे ही मैं बाय करता हूँ मार्केट गिर जाता है, जैसे ही मैं सेल मारता हूँ मार्केट उठ जाता है। तो भैया मार्केट आपको पर्सनली नहीं जानता है, ना ही मार्केट आपका दुश्मन है। ठीक है, राइट। आप ऐसा आपके साथ इसलिए हो रहा है कि आप उन सारे रिटेलर्स की तरह ट्रेड कर रहे हो जो प्रीमियम के अंदर बाय करते हैं और बढ़ी हुई भाव में चीज़ों को खरीदते हैं और गिरे हुए भाव में चीज़ों को बेचते हैं। जैसे गोल्ड का रेट है, गोल्ड का रेट 55,000 पहुंचा, तो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि गोल्ड 55,000 अभी 75,000 पहुंच जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके, बट गोल्ड इज ऑल टाइम हाई। 55,000 का जो रेट है या 60,000 का जो रेट है वो ऑल टाइम हाई रेट है। ठीक है, हम उस टाइम पे पोजिशन नहीं बना रहे हैं, वो ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें। पर गोल्ड जब हाई 60,000 का बनाया और मैं 58,000 57,000 में उसको बाय करूंगा, मेरे पास स्कोप क्या है प्रॉफिट का? 3,000 रुपये का। मुझे पता है कि गोल्ड करेक्ट करेगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को करेक्ट करना ही है। ठीक है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, पूरी दुनिया में इंसान की सोच सेम है। ठीक है, आपने अगर इस प्राइस पॉइंट पे बाय किया है तो इस प्राइस पॉइंट पे आप प्रॉफिट बुक करोगे ही, और वहाँ से करेक्शन आएगा ही। प्राइस हमेशा ऐसे क्यों मूव करती है? क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने बाय किया वो यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब सेल करेंगे। फिर यहाँ से नए बायर आएंगे, वो यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब सेल करेंगे। फिर यहाँ से नए बायर आएंगे, फिर वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर सेल करेंगे। आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आप सीधा जब मार्केट को बढ़ता हुआ देखते हो कि फिर आप कॉन्फिडेंस में कहाँ आते हो कि अभी मैं खरीद लेता हूँ, अभी मैं खरीद लेता हूँ, अभी मैं खरीद लेता हूँ। आप हर बार हमेशा हाई पे खरीद रहे होते हो और हर बार आप यहाँ पे लो पे बेच रहे होते हो। ठीक है, सो अगर आप सिर्फ एक सिंपल मोटो को फॉलो करो कि आई विल नेवर बाय हाई एंड सेल लो, ठीक है, तो आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी बेहतर हो जाएगी, है ना। ठीक है, सो यही चीज़ है। आपको कल से जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आई होप कि वो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको? ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीख लिया आपने। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, सेकंड एग्जांपल लेते हैं आगे। ये बड़ी सी विक दिख रही है आपको, है ना। अब इस विक पे हमने लगाया और बॉडी पे लगा दिया। और ना प्रॉब्लम इस कि मुझे पता है कि इस पूरे जोन के अंदर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो एनी टाइम यू आर सेलिंग ओवर ईयर, सेलिंग ओवर ईयर, सेलिंग ओवर ईयर, आपने प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, मार्केट क्या करता है कि मार्केट बार बार इन सेल ऑर्डर्स को कैप्चर कर रहा है, सेल ऑर्डर्स को कैप्चर कर रहा है, करेक्ट कर रहा है, सेल ऑर्डर्स को कैप्चर कर रहा है, करेक्ट कर रहा है। जब एक टाइम पे सेल ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, देन ओनली मार्केट उस पूरे जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता है। ठीक है, और आप देखोगे कि बार बार इसी जोन में से वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, इसी जोन में से लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहीं पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया है, फिर ऊपर गया। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये हाई लिक्विडिटी एरिया है जहाँ पे मार्केट आता है और फिर वहाँ से बढ़ जाता है। ठीक है, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज़ की तरह है, ठीक है, कि जहाँ पे कंसिडर के एक जंगल में जैसे लेक होता है, ठीक है, तो कोई भी एनिमल होगा उस लेक के पास, उसको आना है, पानी पीना है, फिर चले जाना है। ठीक है, वैसे ही मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के जो लेक्स बने होते हैं उसमें आएगा, वहाँ से लिक्विडिटी कैप्चर करेगा, फिर जाएगा,
फिर लिक्विडिटी कैप्चर करेगा, फिर जाएगा, ठीक है। सो लिक्विडिटी को आपको ढूंढना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है, ठीक है। ये दो जगह मैंने आपको बताई, इससे आप चार्ट के ऊपर अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है रेड कैंडल ऊपर। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ओके, ठीक है। सुनाओ, अपने को पता है कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन कौन सा है, ये है, ठीक है। सो जस्ट फॉर अ फन, एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक का बनता है, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है बड़ा, ठीक है। सो मार्केट यहाँ से यहाँ तक की लिक्विडिटी कैप्चर करने जाएगा, देयर आर हाई चांसेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी लोअर साइड कैप्चर करी है, हायर साइड यहाँ पे लिक्विडिटी है, उसको कैप्चर करेगा, ठीक है। फिर नया मूव आएगा। तो आप हमेशा एक की लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या अगर छोटा ट्रेड ले रहे हैं तो आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम में भी देखो, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, सो तो नहीं गए ना लोग? ओके, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाना सीखो मार्केट में। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमेशा रेंज को देखो, ठीक है। किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसा मत लगाओ कि लक्ष्मण की लकीर है, उसको क्रॉस नहीं करेगा मार्केट, क्रॉस कर जाएगा उसको, ठीक है। ऑलवेज एक रेंज को मार्क करो, ठीक है। उस रेंज के अंदर देखो कि रेंज कितने पॉइंट की बन रही है। मैं आपको और ज़्यादा प्रो मेथड्स बताऊंगा इस चीज़ को लगाने का, बट फिलहाल सबसे बेसिक मेथड यही है, ठीक है। और आपको ये चीज़ रोज़ करनी है, ठीक है। हम ये 1 या 2 दिन में ट्रेडिंग सीखने वाले नहीं हैं। हमें अपनी लाइफ में ट्रेडिंग को एज अ पार्ट बनाना है लाइफ का। तो आपको ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो रोज़ करनी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को डीप में सीखने की टेंडेंसी बनाओ, ठीक है। ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो ट्विटर पे जाओ, राइट। ट्विटर पे जाके जो भी ट्रेडर्स हैं वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग मोटिवेशन वाले चैनल्स हैं उनको फॉलो करो, उनके ट्वीट्स देखो। तो जब आप अपना 24 घंटे को सिर्फ एक ही कैरियर पाथ पे लगा देते हो तो कहीं ना कहीं से आपको आप ट्रेडर की लाइफस्टाइल में आ जाते हो, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग, एक्टिव ट्रेडिंग आप करते हो मार्केट में, दिन में 2 से 3 ट्रेड बहुत होते हैं। आपको पैसिव ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना है कि आपने को जब ट्रेड लेना है तभी आप चार्ट को देखते हो, ठीक है। आपको चार्ट को हमेशा ऑब्जर्व करना है, राइट। जैसे राकेश झुंझुनवाला है तो वो पोजीशंस की प्लानिंग 1-1 2-2 महीने से करते हैं वो लोग। उसके बाद जब वो प्राइस पे आता है तब उसको बाय करते हैं, ठीक है। और इसको एज अ जॉब देखो, ठीक है। लोगों के माइंड में क्या होता है कि ट्रेडिंग से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा प्लस टाइम फ्रीडम भी मिल जाएगा, कि वो लोग फ्री चिल कर रहे होंगे कहीं गार्डन में, कहीं पे रिसोर्ट में, गोवा वगैरह में चिल कर रहे होंगे, लैपटॉप खोल के ट्रेड लेंगे और बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाएगी। दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट एक्चुअली जब आप गोवा में भी होते हो या फिर आप कहीं पे भी होते हो, पर आप होते तो ट्रेडिंग के लिए होते हो, आप कर तो ट्रेडिंग ही रहे होते हो वहाँ पे। ऐसा नहीं होता है आप गोवा के अंदर गोवा का जो क्लब वगैरह है उनको एंजॉय कर रहे हो प्लस आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जो ट्रेडर आपको दिखाते हैं कि मैं गोवा में बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कोई हिल स्टेशन पे बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, वो एक्चुअली होटल बुक करते हैं और वहाँ बैठ के करते ट्रेडिंग ही है, ठीक है। तो दैट इज़ ओके, पर वो वहाँ का एंजॉय नहीं कर रहा होता है ना। उसको पता है कि मेरा ये टाइम फ्रेम है 9 से 5 का जो टाइम है, उसमें मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूँगा और उसके लिए मैं कहीं भी बैठ के ट्रेडिंग करूँ। पर हमें क्या दिख रहा होता है, वो गोवा में बैठा हुआ है ना। सो वी आर मोर फोकस्ड ऑन गोवा रेदर देन कि वो गोवा में बैठ के भी क्या कर रहा है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। ओके, सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ओके, सो सेकंड थिंग इज कि ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बोरिंग बोरिंग नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा केस स्टडीज़ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो आज की आपकी केस स्टडी क्या है, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है।
आपको एक बंदे के बारे में स्टडी करना है जिसका नाम है क्रिस गार्डनर। ठीक है, क्रिस गार्डनर नाम है इनका। ओके, ठीक है, और इनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, और द परसूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। और जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि लाइफ में आपके साथ बहुत ख़राब हो रहा है तो आपको इसको देख लेना चाहिए। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा आप देखो। ये कोई किसी की स्क्रिप्ट लिखी हुई स्टोरी नहीं है, ये एक स्टोरी है एक स्टॉक ब्रोकर की। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग तो अभी 10-15 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है। पुराने टाइम पे जो ट्रेडिंग होती थी वो मोस्टली ब्रोकर्स करते थे। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आज से 20 साल पहले जो ट्रेडिंग करते थे वो ब्रोकर्स करते थे अपने क्लाइंट के बिहाफ में। ठीक है, ब्रोकर का काम क्या था? वो आपका अकाउंट ओपन करवाएगा, उसमें आपके से पैसे लोड करवाएगा, प्लस आपको बताएगा कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, वो ट्रेड ले रहा हूँ, मैं आपको इतना परसेंटेज प्रॉफिट करवा के दूंगा। ठीक है, अभी क्या हुआ है आफ्टर ज़ेरोदा, ये चीज़ काफ़ी एक्टिव हुई कि हम सेल्फ ट्रेड लेने लगे। ठीक है, बाकी 10 से 15 साल 20 साल पहले देखोगे तो 90% ट्रेडिंग जो ब्रोकर करते थे। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये ट्रेडर नहीं है, एक्चुअली ब्रोकर्स आर ट्रेडर। ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी ब्रोकर्स हैं, अब स्टॉक्स हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था। पहले ब्रोकर अकाउंट खुलवाता था और आपके बिहाफ में ट्रेड करता था, आपको एनालिसिस करके देता था, आपको हमेशा मार्केट में एक्टिव रखता था। ठीक है, सो पुराने टाइम पे जो ब्रोकर्स थे हमारे, वो ट्रेडर भी थे, एनालिस्ट भी थे। ठीक है, तो आप इसकी स्टोरी एक बार देखिए, आपको मिल जाएगी ये मूवी द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, और इस मूवी को देखने के बाद आपके जो कंप्लेंट्स रहते हैं हमारे लाइफ के बारे में, ठीक है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, राइट, ये भी काम मुझे करना पड़ता है पैरेलली, ये भी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, और 24 घंटे में कितना टाइम मैं अपने काम को दूं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि एक पर्सन जिसके पास ना घर है, ठीक है, उसको एक ऐसा काम मिलता है। ठीक है, अगर मैं ओवरव्यू दूं तो क्रिस गार्डनर बेसिकली मशीन सेल करता होता है, फार्मास्यूटिकल। ठीक है, और उसको एक स्टॉक ब्रोकर दिखता है, और स्टॉक ब्रोकर उसको दिखता है तो वो एक स्पोर्ट्स कार चला रहा होता है। तो स्टॉक ब्रोकर को पूछता है, क्योंकि क्रिस गार्डनर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती मशीन को बेचते बेचते, तो उस ब्रोकर को पूछता है कि आप करते क्या हैं, तो बोलता है कि मैं यहाँ पे एज ए सब ब्रोकर काम करता हूँ। ठीक है, सो तब से उसको लगता है कि मुझे सब ब्रोकर बनना है, तो काफ़ी पीछे पड़ता है उसके। फिर उसको 6 महीने की अनपेड इंटर्नशिप मिलती है, अनपेड, जिसमें उसको एक भी रुपया नहीं मिल रहा होता है, और उस इंटर्नशिप में उसको दिन के 6 से 8 घंटे स्पेंड करने होते हैं। ठीक है, एक्चुअल अकाउंट ओपन करने होते हैं, प्लस उसका घर चला गया होता है और वो अपने बच्चे के साथ रोड पे घूम रहा होता है 6 महीने के लिए। आपके पास कोई अर्निंग नहीं है, आप के पास कोई घर नहीं है, प्लस आपकी जो नौकरी है वो भी आपको कुछ पे नहीं कर रही है। प्लस वो नौकरी ऐसी थी कि उसमें 100+ लोगों को लोग एवरी 6 मंथ लेते थे अनपेड इंटर्नशिप में, और उनमें से सिर्फ एक बंदे को परमानेंटली जॉब देते थे। ठीक है, सो देर इज़ नो चांस कि आपके चांस सिलेक्ट होने का सिर्फ 1% है। ठीक है, और देखो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, सो केस स्टडीज़ ये है आपकी आज की, क्रिस गार्डनर के ऊपर आपको केस स्टडी करनी है, और उसकी लाइफ आपको मोटिवेट करेगी। ठीक है, आई होप सेशन वाज गुड। कल के सेशन में मिलते हैं। ठीक है, कल से आप लोग मार्केट को स्टडी कर रहे होंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ग्रुप में कुछ ना कुछ डाल रहे होंगे। आप चार्ट के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो, आप मार्क कर रहे हो, कुछ भी मार्क कर रहे हो, आपको ग्रुप में डालना है। ठीक है, साथ में मेरी स्टडीज़ भी आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी ग्रुप में। ओके, ठीक है, बाय, टेक केयर।